वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। कुछ नीट के शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है। एक्चुअली हम यहाँ पे किस लिए है, पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट ट्रिक और जो स्टडी मटेरियल है तुम लोगों को यूट्यूब में बोलो, ऑनलाइन में अलग अलग चैनल्स के थ्रू तुमको बहुत मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास अभी जो है टाइम लिमिटेड है। इस टाइम पे हम लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना किसे और छोड़ना किसे, और जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं। वो अप्रोच नहीं कि जो लॉन्ग जो प्रोसेस है उससे हम लोग अप्रोच करें, जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग रहा है उसमें हम लोग को शॉर्ट ट्रिक यूज करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। कैसे हम लोग को पता चलेगा? जब भी पुली सिस्टम आ जाएगा जिसमें मास सस्पेंडेड है, अगर बोल दे कि पुली में भी मास है और फ्रिक्शन भी है, तो ये क्वेश्चन एनएलएम का नहीं है, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करें तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बहुत ही लंबा आएगा, लेकिन इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। पहले हम लोग इसका प्रॉपर प्रोसेस चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। जब भी क्वेश्चन में ये कह दे कि पुली के अंदर मास है एंड फ्रिक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन भी अलग अलग हो जाएगा। इससे पहले एनएलएम में क्या होता था कि जब पुली मासलेस होता था और फ्रिक्शनलेस होता था एंड स्ट्रिंग भी जब मासलेस होता था, तब टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो सेम रहता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें टेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। लाइक इसमें होगा T1 एंड इसमें T2। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है M1 इज हेवियर देन M2, तो M1 का एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ एंड M2 का एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ। और इस केस में ये जो स्ट्रिंग है वो पुली के ऊपर नहीं स्लाइड करेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंडीशन पूछ ले कि किस कंडीशन में स्ट्रिंग विल नॉट स्लाइड ऑन पुली, नॉट स्लाइड ऑन पुली। ठीक है, जब भी ये चीज आ जाए तो ये एनएलएम का क्वेश्चन नहीं रहा, इसमें फ्रिक्शन आ गया, तो जिस कारण से अब ये पुली को क्या करेगा, ये पुली को भी रोटेट कराएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से तो देखिए, पहले हम लोग M1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। M1 मास का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसमें क्या है, M1G फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो गया ये। और इसमें क्या लग रहा है, M2G। अब इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि T1 टेंशन जो है ये ऊपर की तरफ है एंड M1G जो ये फोर्स है ये नीचे की तरफ है, और इसका एक्सेलरेशन ये भी डाउनवर्ड्स है। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, हमेशा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, M1G माइनस T1। अच्छा, M1G क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये वाला फोर्स T1 से ज्यादा है। तो M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1 इंटू A। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड टर्म, M2 बॉडी के लिए भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। नीचे M2G एंड ऊपर T2 टेंशन। अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे, ऊपर की तरफ है, देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M2G, सॉरी, इसमें टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन, देखिए नेट फोर्स उसी तरफ होगा जिस तरफ नेट एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। लाइक T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। तो ये हम लोग के पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी भी हम लोग
सॉल्यूशन के पास नहीं पहुंचे। इसके बाद हम लोगों को थर्ड इक्वेशन क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अब पुली क्या हो रहा है, यहाँ पे पुली रोटेट हो रहा है, ठीक है। पुली रोटेट हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, इसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो हम उसके लिए एक यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। पहले इसका भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये है T1 एंड यहाँ पे जो लग रहा है ये है T2, ठीक है। अब इस पे देखिए, इसका जो रेडियस है ये हो गया R, ये हो गया R रेडियस, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग टॉर्क के इक्वेशन लगाए तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क is equals to मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। पता नहीं ये कलर क्यों डिफरेंट हो रहा है, जो भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इधर ये हो गया। अब देखिए नेट टॉर्क किस तरफ रहेगा, जिस तरफ नेट फोर्स रहेगा। तो T1 ज्यादा है T2 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ M1 is greater than M2, so T1 will be greater than T2, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, माइनस T2 इनटू R इक्वल्स टू I। अब अल्फा को हम इस एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो एक्सेलरेशन रहेगा यही इसका एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। ये जो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसके वजह से इसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा उसी का ही हम लोग यहाँ पे लिखें। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, A/R। तो ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, I इंटू A/R। तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। इस तीन इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग के पास एक एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आएगा, A इक्वल्स टू M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। अभी भी ये मेन आंसर नहीं आया है, ये एक जनरलाइज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसके अंदर अभी हम लोग अगर आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जो पुली है ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ डिस्क। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस में, ये हो जाएगा mr²/2। यहाँ पे mr²/2 पुट करने के बाद देन हम लोग के पास एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका होल स्टोरी। अब हम लोग इसको क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एक पेज ले लेते हैं। देखिए वही चीज है, ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसको यहाँ पे। और जब तक हम लोग ड्रॉ करेंगे तब तक एडिटर सर जो है यहाँ से काट देंगे चीजों को। यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक के जरिए से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी चीज है। अगर ये क्वेश्चन एनएलएम का होता, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एनएलएम का होता तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करते हैं, नॉर्मली हम लोग एक्सेलरेशन क्या निकालते हैं, इफ m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन होता नीचे की तरफ, इसका होता ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स बाई टोटल मास।
नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1g और यहाँ पे m2g, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा m1g माइनस m2g बाई टोटल मास क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ये स्टोरी तब का है जब ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और इसमें जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। इस केस में क्या है, इसमें कोई पुली के अंदर कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, और हम लोगों का जो केस है जहाँ पे मास भी है फ्रिक्शन भी है, इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशनल के कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब रोटेशनल के कॉन्सेप्ट आएगा फॉर्मूला हम लोग इसी टाइप का यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, बस एक चीज को हम लोग समझेंगे। जब ये रोटेशनल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तब क्या हुआ, ये जो ब्लॉक्स है ना ये ट्रांसलेटरी मोशन में है, और ये जो डिस्क है या पुली है ये है रोटेशनल मोशन में है। तो हम लोग एक चीज लिखते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन मास। ट्रांसलेटरी मोशन मास जो है, जो जो ट्रांसलेट कर रहा है, ये ट्रांसलेशन मोशन में, ये भी ट्रांसलेशन मोशन में, तो ट्रांसलेटरी मोशन मास क्या हो गया m1 एंड m2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रोटेटरी मोशन मास, ठीक है, या रोटेशनल मोशन मास। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब यहां से जो मास आ जाएगा I बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन मास, ठीक है। तो यहां से ये क्वांटिटी आ गया, ये क्वांटिटी आ गया m इक्वल्स टू I बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज थोड़ा मिस हो गया क्या, शायद नहीं, ठीक था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आया आई बाई आर स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल मोशन मास। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स अभी भी क्या हो गया, ये लगा रहा है m1g और m2g, ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई, अब टोटल मास देखते हैं क्या क्या होगा। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन का मास हो गया m1 और m2, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस एक क्या आएगा, एक आएगा रोटेशनल मोशन का मास, ठीक है। रोटेशनल मोशन की वजह से मास क्या आ रहा है आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उतना बड़ा सा जो इक्वेशन था वो हम लोग को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस रोटेशनल मोशन का वजह से जो पुली का जो मास आ रहा है, पुली का मास क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू I बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ना ये जनरलाइज फॉर्मूला है, अब यहाँ पे कौन सा बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करके आई का वैल्यू आएगा। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन जस्ट दो लाइन का है, ये फॉर्मूला है, और देन m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई मास m1 प्लस m2। अब देखिए ये I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, पुली का है, और पुली क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है, डिस्क का ऑब्जेक्ट है, और इसका रोटेशनल मोशन एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस होता है डिस्क के लिए क्या हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक आर स्क्वायर पहले से था फॉर्मूला में, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस
m/2, ये आ गया आंसर। तो उतना बड़ा प्रोसेस हम लोग को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस 2 लाइन से करेंगे। ये एक फॉर्मूला आ गया, नेट फोर्स बाय टोटल मास, और जो भी बॉडी है उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना टाइम लगा, कुछ इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोले, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ब्लॉक का जो मास है वो स्मॉल m है और पुली का जो मास है वो है कैपिटल M। ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल R। ओके, अब देखते हैं, अब हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे इसमें फोर्स क्या है। इसमें फोर्स क्या लग रहा है, m1g, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, बस एक ही ब्लॉक ही इसका ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसका रोटेशनल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका रोटेशनल एक्सिस। ये एक धागे के थ्रू लटका हुआ है, इसको हम लोग अगर इस पे अगर फोर्स लगेगा तो ये धागा ये नीचे खींचेगा और ये रोटेट करता रहेगा। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन में बोल देगा सब तरीके से कि ये जो है ये मासलेस नहीं है, इसमें मास है और फ्रिक्शन भी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए A इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m1g बाय टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस फॉर्मूले में क्या था, I बाई आर स्क्वायर, I बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग पुट कर लिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं बोल देता हूं, यह है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर जब इस एक्सेस में रोटेट करता है, तब हम लोग जब इसको कट करके देखते हैं तो क्या आता है, ये भी एक डिस्क के फॉर्म में ही आता है, और डिस्क का जो परपेंडिकुलर एक्सिस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है, mr²/2। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2 इंटू आर स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया, m1g बाई m1 प्लस m कैपिटल M बाई 2, ये आ गया एक्सेलरेशन और ये हो गया आंसर। 1 मिनट का भी काम नहीं था, 30 सेकंड लगता है इसको। मैं तो आपको समझा इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, वरना इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने में हार्डली 20 टू 25 सेकंड लगता है। ठीक है, बहुत ही मतलब अगर आप लोग देखें तो ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में से रोटेशनल मोशन का, लेकिन ट्रिक के जरिए से हम लोग बहुत ही आसानी से कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय टोटल मास, बस दैट्स इट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है रिकॉर्डिंग, देखिए ये क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ही सारा क्वेश्चन आता है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, एक्चुअली 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक दो तो इजी क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन इस टाइप का जो रहता है वो अप्रोच करने में बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से या ट्रेडिशनल फॉर्मूला से हम लोग अप्रोच करना चाहते हैं। तो उस प्रोसेस से हम लोग अगर करेंगे तो ये थोड़ा हार्ड रहेगा। इसका भी एक ट्रिक होता है, ट्रिक बोलिए कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बोलिए, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। और ये जो 2 क्वेश्चंस है, ये एक है मॉडर्न फिजिक्स का, और इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नीट में आने का बहुत बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। A radioactive samples decays by 20% in 4 years. Calculate percentage of substance that will decay in 12 years. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया कि रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस है वो 20% डिके कर रहा है 4 साल में। तो हम लोगों के पास ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के पास डेट इंपॉर्टेंट है कि कितना रेडियोएक्टिव मटेरियल या कितना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है डिकेड परसेंटेज। ठीक है, डीपी दिया हुआ है 20%। अगर डीके 20% कर गया है तो बचा कितना है, अनडिकेड परसेंटेज कितना है, 80%।
और हम लोग के पास जो भी कैलकुलेशन है, हम लोग के पास कैलकुलेशन इससे होता है, अनडिकेट परसेंटेज से या अनडिकेट फ्रैक्शन से। डिकेट परसेंटेज या डिकेट फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा हम लोगों को अनडिकेट जो बचा हुआ है रेडियो एक्टिव मटेरियल या जो रेडियो एक्टिव सैंपल बचा है उससे करना पड़ता है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ये देखिए कैसे करना है। अनडिकेट परसेंटेज कितना है? 80%। एक फॉर्मूला आता है n बाई n नॉट इक्वल्स टू हाफ t बाई टी एच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसका। तो देखिए एन नॉट क्या है? ये जो इनिशियल में था, इनिशियल में 100% था। अनडिकेट परसेंटेज टी टाइम के बाद क्या हो गया? 80%। ठीक है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है बस। हाँ, अब देखिए इसका, ये जो है टी टाइम कितना दिया? 4 साल में इतना डीके किया। ठीक है, तो 4 बाई टी एच, ये एक इक्वेशन बन गया। 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया 8/10 इक्वल्स टू हाफ 4/th। दूसरे इक्वेशन देखिए क्या बनेगा। पूछा है कि डिकेट परसेंटेज क्या होगा 12 साल बाद। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? पहले 12 साल बाद अनडिकेट परसेंटेज क्या होगा। तो हम लोग अगर अनडिकेट परसेंटेज को निकालेंगे तो अनडिकेट परसेंटेज ये हो जाएगा अनडिकेट परसेंटेज। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ 12/टी एच। हम लोग को ये वाला वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया था कि 80% अनडिकेड है, 20% डिके कर गया। अब हम लोग को यही वाला वैल्यू इसके थ्रू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। 1/2 टू द पावर 4/th, और इसके पावर को हम लोग 3 से, इसका पावर को हम लोग 3 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग ये क्यों किया? क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू हम लोगों के पास है। ठीक है, लेकिन इस चीज का जो वैल्यू है, इस चीज का वैल्यू हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास हाफ टू दी पावर 4/th का वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 8/10। हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 8/10 टू दी पावर 3। ठीक है, तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा ये देखिए अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता है तो 3 से अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12/th जो क्वेश्चन में था। तो हम लोग क्या किया? 12 को 4 इंटू 3 लिखा, 3 पावर को बाहर कर दिया। ठीक है, पावर में ऐसे मल्टीप्लाई करके होता है। तो 8/10 इंटू 10⁻³ का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा आपका 51.2% के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8/10 इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो ये तो हो गया इसका होल प्रोसेस, और फॉर्मूला इसका ये था जो रेडियो एक्टिव के चैप्टर में बहुत ही बार यूज होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए, या जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उससे हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इस बोर्ड में मिटाना भी थोड़ा टफ चीज होता है। देखिए अब जो इसका शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्ट जो मेथड है उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 साल में 20% घट जाता है। ठीक है, घट नहीं जाता, घट जाता है। तो 4 साल में 20% घट गया, नहीं सॉरी, हाँ 20% घट गया, तो बचा कितना है? हम लोग का जो कैलकुलेशन है अनडिकेट परसेंटेज से, तो बचा कितना है 4 साल में? 20% घट गया है और बचा है 80%। ठीक है, तो अगर हम लोग अनदर 4 ईयर देखें और हम लोग 4 साल पीछे चले, पीछे नहीं सॉरी आगे चले आए, तो हम लोग क्या देखेंगे? अनदर जो 4 ईयर होगा, मतलब यहाँ पे तो t इक्वल्स टू 4 था, अब यहाँ पे t इक्वल्स टू टोटल क्या हो गया? 8 साल। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? इस 80 का भी
80% बचा होगा, ठीक है, जो कि 64 परसेंटेज के आसपास आएगा, ठीक है। अब हम लोग और 4 साल आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 साल हो गया। अब ये जो परसेंटेज अनडिकेड है, 4 साल में क्या होगा, इसका भी 80% डिके कर जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 51.2%। कितनी इजी मेथड्स है। पहले हम लोग फॉर्मूला यूज किए और उसके बाद हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक यूज किए कि 4 साल में 80% डीके होता है, तो नेक्स्ट 4 इयर्स में उसका भी 80% डीके होगा एंड अनदर नेक्स्ट 4 ईयर में उसका भी 80% डीके होगा। तो देखिए आंसर सेम आ गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालना है कि 12 साल बाद कितना डीके हो चुका होगा। अगर ये परसेंटेज बचा है तो डिकेड कितना होगा, डिकेड हम लोग अगर निकालेंगे कि कितना डीके कर गया तो 100 माइनस 51.2%, तो डीके कितना कर गया 48.8%। इजी ना, उतना कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के तरफ जाएंगे ना ही वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी रेडियो एक्टिव का ही है, रेडियो एक्टिव क्वेश्चन का। इसमें भी देखिए वही फॉर्मूला यूज होगा, n by n naught equals to half to the power t by t h, ठीक है। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्या बोला है कि कोई t1 टाइम में 40% कोई सैंपल है जो डीके कर गया है, तो डीकिंग परसेंटेज क्या हो गया 40%। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग किससे करते हैं, अनडिकेट परसेंटेज से करते हैं, तो अनडिकेट परसेंटेज क्या हो जाएगा 60%, ठीक है। देन बोला है आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड एट t2 टाइम डिकिंग परसेंटेज क्या है 85%, तो अनडिकेट परसेंटेज क्या हो जाएगा 15%, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। इसमें क्या है शॉर्ट ट्रिक, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं इसको हम लोग फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल निकाल के करते हैं, ठीक है। फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। अब देखिए हम लोग अगर फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल निकालेंगे तो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या आ जाएगा 15/60। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर में जो आता है ना, जब भी हम लोग फाइनल बाय इनिशियल करके जब भी हम लोग कुछ भी निकाले, चाहे 1/2 चाहे 1/4 निकाले चाहे 1/16 निकाले, हम लोग हमेशा ऐसे कोशिश करेंगे कि पावर के फॉर्म में लाना है। क्योंकि जब भी हम लोग ये पावर के फॉर्म में ला दिए ना, तो ये 2 के ऊपर जो ये पावर रहेगा ये क्या डिनोट करेगा, ये नंबर ऑफ, दिख नहीं रहा होगा उधर बोर्ड में, इधर लिख देता हूं, ये क्या डिकोड करेगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। यही है इसका शॉर्ट ट्रिक। तो जब हम लोग फाइनल में इनिशियल किए क्या आ गया 1/4, इसको हम लोगों को 1/2 के फॉर्म में लाना है। तो 1/2 के फॉर्म में हम लोग कैसे ला सकते हैं 1/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पावर में आ गया ये हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, क्या हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब देखिए ये जो कार्यक्रम हुआ है ये कितने सेकंड में हुआ है 10 सेकंड में हुआ है, ठीक है। 10 सेकंड में हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो दो हाफ लाइफ है वो 10 सेकंड में एग्जिस्ट करता है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 सेकंड में 2 हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ कितने सेकंड में होगा 5 सेकंड में। तो एक हाफ लाइफ का जो टाइम रहेगा वो कितने में होगा 5 सेकंड में। इतनी इजी प्रोसेस है। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। जब भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन रहे, और इन रेडियो एक्टिव चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं इसका जो आंसर्स होता है वो एक प्रॉपर फॉर्म को फॉलो करता है, ठीक है, प्रॉपर एक सॉल्यूशन को फॉलो करता है। हम लोग ये जो फॉर्मूला है
इसको यूज करके हम लोग कर ही सकते थे, लेकिन इसका भी वही पहले क्वेश्चन जैसा बहुत ज्यादा इसका लेंदी हो जाएगा, और इसमें तो और भी ज्यादा लेंदी होता है उस क्वेश्चन से भी। दो इक्वेशन बनाना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, अनडिकेड परसेंटेज। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। बोले T1 टाइम पे 40% डिके कर गया, तो बचा कितना है, 60%। अनदर T2 टाइम पे 85% डिके कर गया, तो बचा कितने, 15%। और क्वेश्चन में बोल दिया कि T1 और T2 टाइम का जो डिफरेंस है वो गैप कितना है, 10 सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, फाइनल में इनिशियल कर लिए, करके क्या देखे कि 1/2 का स्क्वायर आ रहा है। जो ये पावर जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, या क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को। तो अगर 10 सेकेंड में 2 हाफ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। 10 सेकेंड टाइम में एक और एक 2 हाफ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक हाफ लाइफ का कितना टाइम हो, 5 सेकेंड। क्वेश्चन में यही पूछा, कहाँ गया, कैलकुलेट हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ आ गया, हाफ लाइफ का वैल्यू हो गया 5 सेकेंड, तो ये आ गया हाफ लाइफ। ये सेम क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है, क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन था, पूछा था कि टी एवरेज क्या होगा। ठीक है, टी एवरेज या टी मीन लाइफ। टी एवरेज या टी मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1.44 इंटू टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1.44 इंटू टी हाफ। तो क्या हो जाएगा, 1.44 इंटू 5, तो कितना आ गया, 7.2 सेकेंड्स। इतनी इजी चीज है, उतना लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं शॉर्ट में ही बोलूं तो ये चीज हो गया कि हम लोगों को क्या निकालना है हमेशा, फाइनल फाइनल बाय इनिशियल। फाइनल में इनिशियल करके क्या आ गया, 50/60 इक्वल्स टू 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। और ये हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब दो हाफ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 हाफ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है 10 सेकेंड में। तो एक हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड का, और टी एवरेज कितना हो जाएगा, 1.44 इंटू टी हाफ लाइफ, जो कि क्या आ जाएगा 7.2 सेकेंड। समझाने में उतना टाइम लगता है, बाकी बस इतना छोटा सा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर हम लोग इसका ट्रेडिशनल मेथड देखें, ट्रेडिशनल मेथड भी मैं आपको दिखा देता हूँ विदाउट शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक में बस ये 2 लाइन का चीजें था। ठीक है, अब देखिए, ये ऊपर नहीं जाता है क्या, नहीं। अब देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, यहाँ तक तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया कि हम लोग क्या किया, हम लोग क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिकोड किए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा पहले जैसे कि, पहले देखिए ये कितना हो गया 60%, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 60 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, हाफ टू द पावर T1 टाइम देन टी हाफ। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 15/100 इक्वल्स टू हाफ T1 प्लस, एक्चुअली क्या हो गया, ये T2 टाइम होगा, लेकिन T2 टाइम कितना है, T2 टाइम को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जैसे रिएक्शन शुरू हुआ है 0 टाइम से, देन गया है T1 पे, देन गया है T2 पे। तो T2 पे कितने गए, T1 के 10 सेकेंड बाद गए, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं शुरुआत से, T1 प्लस 10 सेकेंड। ठीक है, तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, T1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई TH, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट।
तो क्या आ जाएगा, सेकेंड को अगर हम लोग फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर क्या होता है, समेशन हो जाता है या एडिशन हो जाता है। तो पावर हो जाएगा T1 प्लस 10 बाई TH माइनस T1 बाई TH। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। हाँ, देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसी चीज को लिखते हैं। यहाँ से थोड़ा कट करके थोड़ा आगे ले लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए क्या, यहाँ से हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं आगे 1/4 इक्वल्स टू हाफ। इसका पावर क्या था, TH नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, T1 प्लस 10 सेकेंड माइनस T1। T1 कट गया तो क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, नीचे तो TH एंड ऊपर 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे हाफ की पावर 10/TH। जब बेस सेम होता है, बेस अगर सेम हो तो हम लोग पावर को इक्वल कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बेस सेम हो गया तो हम लोग पावर को इक्वल कर देंगे, 2 इक्वल्स टू 10/TH। तो हाफ लाइफ कितना आ गया, 10/2 दैट इज 5 सेकेंड। तो देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर वही आया। तो हम लोग यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं, टी एवरेज इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ लाइफ जो कि आ गया 7.2 सेकेंड। तो वो कितना शॉर्ट मेथड था, देखिए ये जो है यहाँ से इसका कैलकुलेशन शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक गया। और जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उसमें आप पीछे जाके देख सकते हैं, बैकवर्ड में जाके, कि 2 लाइन में उसका कैलकुलेशन हो गया था। बस क्या करना था, फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल, 15/60 कितना आ गया, 1/4। 1/4 को हम लोग हाफ के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 उसका पावर स्क्वायर। तो वो जो पावर था वो क्या आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो 10 सेकेंड में 2 हाफ लाइफ, इसका मतलब 5 सेकेंड में 1 हाफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अद्भुत सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, कैपेसिटर थोड़ा ऐसे टाइप का टॉपिक है कि जहाँ पे आते आते बच्चों को थोड़ा टेंशन हो जाता है, ज्यादा डाउट क्रिएट होता है, थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं बोलेंगे, बोर्डिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इस बोर्डिंग को भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम लोग चीज यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कह सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। ये भी एक शॉर्टकट है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए भी हम लोग को चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अलग ही हम लोग दिमाग लगाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जिसमें हम लोग हवा भर देंगे। हमेशा जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हवा भर देंगे। ठीक है, अच्छा अगर देखिए ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1 एंड K2। तो ये K1 और K2 जो है ये किस कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और यहाँ पे जो हवा है ये दो किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कैपेसिटर में हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट चलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको इक्विवेलेंट करके क्या लिख सकते हैं, K1 K2 बाई K1 प्लस K2 ऐसे।
और देन ये जो हवा है इसके साथ हम लोग पैरेलल में हम लोग इसको समेशन कर लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए इफ देयर इज ओनली हवा या एयर, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर सिर्फ हवा रहता और इसका डिस्टेंस जो है डी रहता है, एरिया वही रहता, सेम रहता जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाता? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी, ठीक है। कट 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 कट, ये फिर से होगा, ये थोड़ा हम लोग अद्भुत दिमाग लगा दिए। डी ये के नहीं होगा, अगर हवा ही है, हवा के लिए के का वैल्यू होता है 1। फिर से करेंगे इसको स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, सब तो ठीक है, करते हैं फिर से। स्टार्टिंग से करते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग दो प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो कि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं बताया आपको, और एक है शॉर्ट ट्रिक जिसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हवा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हवा के लिए के का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा फॉर एयर, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड में अगर सॉल्व करें तो क्या है, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक भरा है K1 एंड K2 का, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे हवा भी भरा है जिसका वैल्यू क्या है, K इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए ये किस कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में। अगर हम लोग इसमें प्रॉपर फॉर्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या चलता है, हमेशा ऑपोजिट में चलता है। रेजिस्टेंस का जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन था यहाँ पे वो पैरेलल में, और जो वो वहां पे पैरेलल वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे वो सीरीज में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले सीरीज के लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट के निकालेंगे तो इक्विवेलेंट के क्या हो जाएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। देन अगर पूरा के लिए निकालेंगे तो ये पैरेलल में है, तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस 1। फिर उसके बाद हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे कि सिर्फ हवा भरेंगे। अगर मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता और इसमें सिर्फ क्या रहता, हवा, हवा के लिए के का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अरेंजमेंट सेम ही है, वही डी डिस्टेंस है, प्लेट का एरिया ए है, ठीक है। अब देखिए अगर सिर्फ हवा रहता तो आंसर आता ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अलग अलग, हम उसको क्या करेंगे, एयर से रिप्लेस कर देंगे। अगर इसको हटा के हम लोग एयर से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर इसको हटा के हम लोग एयर से रिप्लेस कर देते हैं इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। अब आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग कर देते 1 तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है, वैल्यू 1। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कब होता, अगर इसमें पूरा हम लोग हवा भर देते। जनरली जो नॉर्मल होता है जिसमें हवा या वैक्यूम रहता है उसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, हम लोगों को ये करना है कि जितना भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके बदले हम लोगों को हवा से रिप्लेस कर देना है। तो ये देखिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर पहला है। अब सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, हाफ प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 और नीचे क्या हो जाता है 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हाफ प्लस 1 बाई 4।
तो हवा वाला तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू हाफ प्लस 1/4, जो कि गलत हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे अलग अलग स्लैब्स यूज किया होगा, जहाँ पे हम लोग सीधा हवा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर हवा भरा होता तो आंसर होता ये, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं हवा भर लेते हैं और ये कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, चेक करने से जो हवा का देगा सिर्फ कैपेसिटेंस वही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन, ये तो जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेईई में आया था, जेईई मेंस में, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बोला है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D and capacitance C is filled with 4 electrical material having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then the dielectric constant K is given. तो कंप्यूटर स्क्रीन हम लोग को क्या कहना चाहता है कि 4 मटेरियल है अलग अलग K1, K2, K3, K4, अगर हम लोग इसको अगर एक मटेरियल से रिप्लेस करते तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या आता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही पुराना घिसी पिटी चीज है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकालना पड़ेगा, फिर सीरीज निकालना पड़ेगा, फिर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। हम लोग उतना कुछ यूज ही नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे हवा, एयर फिल करेंगे, ठीक है। एयर के लिए K का वैल्यू क्या होता है 1। अब हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे पूरा एयर है, ठीक है, K1 भी एयर है 1, K2 भी एयर है 1, so as K3 and then K4। पूरा ही अगर एयर रहा, पूरा ही अगर एयर रहा, तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इस चारों मटेरियल को हम क्या किए, एयर से रिप्लेस कर दिए, तो पूरा का K का वैल्यू क्या आ जाता, इक्विवेलेंट K का वैल्यू 1 आता है एयर के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं, जितना भी यहाँ पे K है सब जगह हम लोग 1 पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट K का वैल्यू कितना आ गया 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं 2/3 K1, K2, K3, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 2/3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या आ गया 3, 3 कट गया, बट 2 प्लस 2 आ गया 4। ये भी ऑप्शन गलत है, हम लोग को क्या चाहिए K इक्वल्स टू 1, हम लोग भर रहे हैं हवा, ठीक है। इस ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या है 2/K, ठीक है, ये K इक्विवेलेंट को हम लोग को 1 के इक्वल निकालना है, 2/K, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/K1, K2, K3 में अगर हम लोग 1, 1, 1 का वैल्यू ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 प्लस 1/K4 का वैल्यू कितना पुट करना है 1, क्योंकि हम लोग को क्या पूरा ही हवा भरना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 3/3 कितना होता है 1 प्लस 1/1 भी क्या होता है 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या गया 2। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बनता है 2/K इक्वल्स टू 2, तो 2 2 कट जाएगा और K का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, समझे। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये सेटिस्फाई कर गया, तो भर देंगे हवा और निकाल लेंगे आंसर, तो ये हो जाएगा आंसर। ये कितना ही टफ क्वेश्चन लगता है बच्चों को, बट अगर हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, सिर्फ हम लोगों को हवा भरते रहना है। अगर K निकालना है तो आंसर का हम लोगों को क्या चेक करना है K इक्वल्स टू 1, और पुट भी करना है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू में 1। लेकिन अगर हम लोगों को C निकालना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तब हम लोगों को क्या निकालना है, कहाँ गया, हाँ यही तो क्वेश्चन है, तब हम लोगों को क्या निकालना है, अगर एयर हो तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो K इक्वल्स टू 1 पुट करने पे जो इक्वेशन वैल्यू देगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट क्लास में नए ट्रिक्स के साथ, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026।